ओएसिस बायोलॉजी के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट को हम अब आगे बढ़ाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इस सेशन से और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक को नॉलेज देने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी और बातचीत के हम शुरू करेंगे हमारा अगला कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बाइलेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलेयर। बाइलेयर मतलब क्या? दो लेयर। जो मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी हुई है। अगर आप ध्यान से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट होकर देखें तो आपको ये दिखेगा, एक ऊपर की तरफ की एक लेयर है और एक नीचे की तरफ की एक लेयर है। दोनों मिलकर एक बाइलेयर बनाते हैं, जो पूरी मिलकर एक ही मेम्ब्रेन फॉर्म करेगी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे आपको अगर प्रॉपर आप देख लें तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये एक लेयर होगी और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो दूसरी लेयर होगी। क्या बात है, मतलब दो लेयर मिलकर एक ही लेयर बनाते हैं। सो इट इज अ बाइलेयर फॉर्मेट दैट फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब हम बैक्टीरियल सेल से बाहर से अंदर आ रहे थे तब हमने सबसे पहले पढ़ा कैप्सूल के बारे में, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम आए सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल का कंपोजिशन हमने पढ़ा कि सेल वॉल किस कंपोजिशन से बनता है। बैक्टीरियल सेल दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल कंपोजिशन, दैट इज क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो सेल वॉल के बाद अगर हम अंदर आएंगे तो हमें एक और लेयर मिलेगी जिसे हम बाइलेयर बोलेंगे। उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे हम और एक नाम से बुला सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है। उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर हम उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? अगर समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपका एक घर है, फिर आपके घर को जो भी डोर होगा उस डोर से कौन आपके घर में आ सकता है? कौन आ सकता है? रास्ते पर चलने वाला हर एक इंसान आपके घर में आ सकता है, या फिर कोई जानवर हो वो आपके घर में आ सकता है, या कोई बर्ड्स हो वो आपके घर में आ सकते हैं? नहीं। आपके दरवाजे सिर्फ उसी लोगों के लिए खुले हैं जिसे आप जानते हो, जिन्हें आप अलाउ करेंगे घर में आने के लिए। मतलब कोई स्पेसिफिक लोग ही आपके घर में आ सकते हैं। उसी तरह सेल भी एक घर है, उस बॉडी का एक घर है। उस सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को अंदर आना हो तो सेल मेम्ब्रेन की परमिशन होना बहुत जरूरी है। अगर सेल मेम्ब्रेन ने परमिट कर दिया तब भी वो कंटेंट सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकता है। और अगर सेल को कुछ चीजें बाहर फेंकनी हो तो सेल मेम्ब्रेन थ्रू से बाहर फेंक देगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑन दी सेल, टुवर्ड्स द सेल, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलेंगे, क्योंकि वो सिलेक्टिव मतलब क्या? सिलेक्टिव मतलब क्या? स्मॉल नॉन पोलर कंपोनेंट्स को अंदर भेजने में मदद करेगा, राइट। और जो ज्यादा बड़े हैं, जो अंदर नहीं आ सकते, जो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को सेल से बाहर रखेंगे। अगर कुछ चीज बड़ी हो और सेल के अंदर आना चाहती हो, मतलब सेल को उस चीज की जरूरत है, तो कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे जो उसे अंदर आने के लिए मदद करेंगे। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करने वाले हैं कि किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अलाउ करता है ओनली सिलेक्टेड कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस टू परमिट दैट गिव्स परमिट टू एंटर इनसाइड द सेल और एग्जिट द सेल। ओके, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो सेल के इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, राइट। इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या चीजें अंदर आना चाहिए और क्या चीजें बाहर जानी चाहिए, ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाला एक मेम्ब्रेन है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब किससे बनता है, कंपोजिशन क्या क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन हम स्टडी करेंगे। चलो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कि ये कंपोजिशंस क्या क्या है। राइट, अगर हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में सबसे पहले आएंगे फॉस्फोलिपिड्स। क्या आएंगे, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या, अब लिपिड तो हमने पढ़ा है कि लिपिड क्या होता है, तो लिपिड बनता है एक तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों अगर मिल जाए तो बनते हैं लिपिड्स, और इसी में अगर एक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो वो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, राइट। अगर इस फॉस्फोलिपिड को हम स्ट्रक्चर उसका देखें तो ये होता है एक हेड रीजन और ये होते हैं उसके टेल रीजन, और इसके सर पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा, राइट। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। सो ये क्या है, तो उसका फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अंदर वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन होगा ग्लिसरॉल, और जो नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं फैटी एसिड चेन्स, राइट। ये दो चेन्स जो है वो किसके हैं, फैटी एसिड चेन्स। तो जो हेड रीजन है उस हेड रीजन को हम पोलर हेड भी बोल सकते हैं। ये जो रीजन है ये होगा हाइड्रोफिलिक हेड, क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हेड रीजन होगा। मतलब ये वाला रीजन हेड वाला रीजन है जो पोलर होगा, जो रिएक्ट कर सकता है, जिसे हम वाटर लविंग रीजन भी बोलते हैं। जो सेल अगर आप देखें तो सेल के अंदर भी वाटर कंटेंट है जो कि वाटर से बना हुआ है, साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर भी अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर, एनिमल बॉडीज के अंदर, जो कि एक वाटरी कंटेंट है। मतलब सेल दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो दोनों तरफ वाटर लविंग रीजन्स होने बहुत जरूरी है। अगर इस बाई लेयर को आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखाई देगा ये ब्लू कलर के जो सर्कुलर रीजन्स हैं ये पोलर हेड है जो आसपास के वाटर से रिएक्ट करते हैं। समझ रहे हो आप, मतलब ऊपर वाला रीजन भी ऊपर के वाटर से रिएक्ट करेगा और नीचे वाला रीजन भी नीचे के वाटर से ही रिएक्ट करेगा। इसी का मतलब दोनों साइड से वो पोलर रीजन से घिरा हुआ है। और जो ये टेल रीजन होती है, इसे हम टेल रीजन बोलते हैं, ये होती है हाइड्रोफोबिक। उसे तो फोबिया है, उसे क्या है, फोबिया है। फोबिया मतलब वो वाटर से डरता है, वो रीजन वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप देख रहे हो तो आपको अंदर के साइड जो भी रीजन्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है। वो वाटर के कांटेक्ट में कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर से डर लगता है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो वाटर से नहीं मिलते। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को प्रॉपर्ली देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस साइड भी पोलर रीजन है और सेंट्रली टेल रीजन है, और इस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। मतलब दोनों ही तरफ जो कंपोजिशन हमें दिखाई देता है वो पोलर हेड दोनों साइड से फेस करता है टुवर्ड्स द वाटर रीजन। ये दोनों ही तरफ क्या है, वाटर के साथ उसका अटैचमेंट पाया जाता है, राइट। और दोनों तरफ इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा, जिससे दोनों तरफ का हेड रीजन वाटर के कांटेक्ट में रहेगा और अंदर का रीजन सेफ रहेगा जो वाटर से दूर रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर एक बाई लेयर फॉर्म करेगा, दैट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब ये हुआ सबसे पहला कंपोजिशन फॉस्फोलिपिड्स का। दूसरे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम प्रोटीन्स बोलते हैं, राइट। अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी लिपिड्स होते हैं
उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह से अंदर के रीजन में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन्स उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरह से स्पैम कर चुके होते हैं, अंदर घुस चुके होते हैं। उस तरह के प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, उस तरह के प्रोटीन्स को हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और अगर कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के हिस्से में अगर हो या फिर सेल मेम्ब्रेन के नीचे के हिस्से में अगर हो, तो इस तरह के प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पूरे अंदर घुस चुका होता है या फिर दोनों ही तरफ से ऊपर के रीजन में प्रेजेंट हो सकता है, अंदर की साइड में या फिर बाहर की साइड में। मतलब दो तरह के प्रोटीन्स इस लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन या फिर पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन है उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको जब हम पढ़ाते हैं उस वक्त शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो एग्जाम में आपको काम आएंगी। चलो फिर कंपोजिशन तो पता चल गया कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी बाइलेयर होते हैं, वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स इससे बनते हैं। कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि इस प्रोटीन के सिर के ऊपर अगर हम कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाएं, जैसे कि ये इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, समझ लो कि ये एक बाइलेयर है। अब ये जो बाइलेयर है इसके सर के ऊपर हमें कुछ प्रोटीन्स नजर आ सकते हैं, सॉरी शुगर मॉलिक्यूल्स नजर आ सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, राइट। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स उस लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, अगर वो लिपिड से अटैच हो तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब अगर लिपिड से कोई शुगर मॉलिक्यूल से अटैच हो तो उसे ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, और अगर प्रोटीन से हो तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, राइट। मतलब दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स हमें उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दिख सकते हैं। अगर वो शुगर से अटैच हो, सॉरी लिपिड से अटैच हो तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन से अटैच हो तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब लिपिड बाइलेयर जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिर्फ दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होते हैं लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरे होते हैं प्रोटीन्स। और उस लिपिड के ऊपर अगर कोई शुगर हो तो ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के ऊपर अगर कोई शुगर हो तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बात है, मतलब ये सारा कंपोजिशन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ठीक है, उसके फंक्शंस कुछ देखते हैं कि वो क्या करता है। इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की, जो चीजें बाहर भेजनी है बाहर भेज देगा, कौन भेज देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो चीजें अंदर लेनी है, मींस इनवर्ड मूवमेंट एंड आउटवर्ड मूवमेंट आर रेगुलेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चल आगे बढ़ते हैं। इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, राइट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस, अब ये आगे आप जाकर रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ोगे, रेस्पिरेशन वो पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा रेस्पिरेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है। जो एंजाइम्स रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए साइट प्रोवाइड करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। चलो ये बात में आप जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे उस वक्त आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। चलो बाकी का पोर्शन हम अगले सेशन में देखेंगे। अगला पॉइंट है राइबोसोम्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, क्या अच्छा नाम है राइबोसोम्स। अब बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले तो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, इसलिए उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। ठीक, अब ये जो 70s राइबोसोम्स है, ये छोटे छोटे, एक छोटा और एक बड़ा, ये जो राइबोसोम्स है ये एक छोटा और एक बड़ा, दो सब यूनिट से बनते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाला जो सब यूनिट है इसे बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, और ये छोटा वाला जो है उसे बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट, राइट। अगर टोटल राइबोसोम हम 70s टाइप बोलते हैं तो वो दो सब यूनिट से बनता है, एक होता है 50s वाला सब यूनिट और दूसरा होता है 30s वाला सब यूनिट।
ठीक है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, मैं साइड में हट जाता हूं। ये राइबोसोम का सब यूनिट है। अब इस सब यूनिट को हम प्रॉपरली पढ़ें तो हमें ये दिखता है कि एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट 50s स्वेडबर्ग यूनिट हम उसे बोलेंगे, उससे बनता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s सब यूनिट से बनता है, राइट। मतलब ये दो सब यूनिट मिलकर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, उसे बोलेंगे हम राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है, इसका कंपोजिशन अगर हम पढ़ें तो हमें ये बात पता चलती है कि उसका कंपोजिशन होता है प्रोटीन्स एंड आरएनए। वो बनते किससे हैं? प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं। चलो देखते हैं। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल या सेल ऑर्गेनल। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अगर आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम में प्रेजेंट है, इसी वजह से उसे आरआरएनए कहा जाता है, क्योंकि आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कौन से आरएनए 70s टाइप ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, आप यहां पर देख सकते हो। कौन से आरएनए उस राइबोसोम में प्रेजेंट है? तो ये स्मॉलर सब यूनिट में अलग राइबोसोम्स, अलग आरआरएनए होते हैं, और लार्जर सब यूनिट में अलग आरआरएनए होते हैं। अगर आप देखें यहां पे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, स्मॉलर सब यूनिट में सबसे पहले 16s आरआरएनए है। वही हम लार्जर सब यूनिट में देखें तो 23s आरआरएनए और 5s आरआरएनए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लार्जर सब यूनिट में कौन से आरआरएनए प्रेजेंट है इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में किस तरह के आरआरएनए हैं? तो 23s एंड 5s। और अगर पूछा जाए कि राइबोसोम के, बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, तो वहां पर क्या बोलोगे आप? 16s आरआरएनए। ठीक है, ये बात आप याद रखो। अब सभी को पता है, इस दुनिया के सारे बच्चों को पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, अभी इस प्रोकैरियोटिक सेल के हिसाब से राइबोसोम की इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त हम ज्यादा बातें करेंगे इसके बारे में। तो आज अभी के लिए इतने राइबोसोम्स सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है, हमें तो पता है कि वो कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, उसके भीतर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दिख रहा है आपको? मुझे तो ये रस्सी नजर आ रही है। ये रस्सी अगर मैं देखूं तो उसे मैंने अगर पकड़ लिया तो मुझे उसके कोई भी एंड्स नजर नहीं आएंगे, उसको एंड ही नहीं है। अगर मैंने पूरा उस रस्सी को खोल दिया तो मुझे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला? सर्कुलर स्ट्रक्चर। मतलब उस डीएनए को कोई भी एंड नहीं था। जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है बच्चों? वो होते हैं सर्कुलर डीएनए। सो इट इज इरेगुलर। अब इरेगुलर तो दिख ही रहा है, राइट, कैसा भी फैला हुआ है। उसके बाद उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये डीएनए ही है। जैसा यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए होता है सेम वही डीएनए है, बस उसके पास उसका खुद का घर नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस बच्चों, अगर पूछा जाए कि उसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो आप क्या बोलोगे? तो आपको बोलना पड़ेगा यस, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्यों? प्रिमिटिव मतलब पुराना। ये पुराने सेल्स हैं, ये सबसे पहले डेवलप होने वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। डेवलप्ड सेल्स बाद में जनरेट हुए जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं था, बट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। अब जो जेनेटिक मटेरियल जो हम बोलेंगे सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से बनता है, जिस रीजन में भी उसे इस तरह से नेटवर्क के फॉर्म में रखा जाता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। न्यूक्लियोइड मतलब जिस रीजन में उस डीएनए को ट्रैप करके रखा जाता है। अब एक्चुअल डीएनए कहां प्रेजेंट है? तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो उस रीजन को हम, जिस रीजन में उस बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल रखा जाता है उसे न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या है? तो डीएनए है, मतलब सारे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम डीएनए करता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस करता है, तो इसका काम क्या होगा? टू कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज।
क्या खूब है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे याद होती जाएंगी। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल को कभी नहीं भूलना क्योंकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस से बनते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे बेहतरीन कंसेप्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड है, जो जेल लाइक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। चलो, इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स। पूरा जेल है, ज्यादा सॉलिड भी नहीं है, ज्यादा लिक्विड भी नहीं है। जेल लाइक मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। आप पता है जेल है मतलब वाटर से थोड़ा बहुत तो बना ही होगा। ठीक है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही है जो सराउंडिंग से सेल के इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के कंटेंट को हम क्या बोलेंगे? तो साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब फ्लूइड, प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब उसके पास, बेचारे के पास छोटे छोटे कमरे नहीं है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स नहीं है जो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस कर सके। सो इसके पास बस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल है, और छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो बस इतना ही है उसके पास। ठीक है, सो इट डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, फंक्शन क्या होगा उसका? अब साइटोप्लाज्म में मतलब सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शन, सारे के सारे रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में किए जाते हैं। मतलब सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वही किया जाता है। इट इज अ साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिक और एक होते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब सारे के सारे ब्रेकडाउन प्रोसेसेस, उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और एनाबॉलिक मतलब जो भी सिंथेसिस प्रोसेसेस हैं वो भी एनाबॉलिक होते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसेस इसी साइटोप्लाज्म के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म तो बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी सेल को अगर ग्रो होना हो तो साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ाता है। सेल को अगर छोटा होना हो तो साइटोप्लाज्म कंटेंट कम भी हो सकता है। देखेंगे हम आगे जाकर सभी चीजें देखेंगे। उसके अंदर क्या क्या होगा? राइबोसोम होगा, इंक्लूजन बॉडीज होंगी और प्लाज्मिड होगा और डीएनए भी होगा। राइट, और क्या होगा? डीएनए भी होगा। मतलब ये सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म में इंक्लूडेड हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें सारा आज कंप्लीट कर देना है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी हम देखते हैं। अगर फर्म अटैचमेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्लिम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर। अगर पूरी तरह से अटैच हो, टाइटली अटैच हो तो कैप्सूल बोलेंगे। ये तो हमने पढ़ रखा है। सेल वॉल भी हमने पढ़ी है। चलो ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा। तो सेल के पास और एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। उसे एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बोलेंगे। अब जो सेल फ्लैजेला जनरेट करती है वो फ्लैजेला सेल के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। राइट, सो इट इज अ लॉन्ग वाइप लाइक अपेंडेज अराइजिंग फ्रॉम द सेल सरफेस। ठीक है, और जो कंपोजिशन है किससे बनता है? वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, जो भी सेल वॉल है, सॉरी फ्लैजेला है, वो किससे बनता है? तो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि जो भी फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है वो एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है, और वो बनता किससे है? तो किससे बनता है बच्चों? बोलो। वो बनता है फ्लैजेलिन से बनता है। किससे बनता है? फ्लैजेलिन से। सो ये अलग अलग अरेंजमेंट फ्लैजेला के बैक्टीरियल सेल पर की जाती है। अलग अलग सेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद उनके फ्लैजेला अलग अलग रीजन्स पर दिखे, उस हिसाब से मोनोट्रिकस मतलब एक बैक्टीरिया को एक ही फ्लैजेला अगर प्रेजेंट हो तो उसे मोनोट्रिकस बोलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लैजेला अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, लोफोट्रिकस मतलब एक ही जगह जैसे एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं उस तरह के फ्लैजेला अरेंजमेंट हमें सेल के आउटग्रोथ में दिखाई देते हैं, उसे हम बोलेंगे लोफोट्रिकस। ठीक है, एम्फीट्रिकस मतलब क्या? बैक्टीरियल सेल के पोलर रीजन्स पर हमें मल्टीपल फ्लैजेला की अरेंजमेंट दिखाई देगी, पोलर रीजन्स की साइड में। राइट, सो उसे बोलेंगे एम्फीट्रिकस। और लास्ट वाला पेरिट्रिकस मतलब पूरे सेल के सरफेस पर हमें अलग अलग फ्लैजेला नजर आते हैं।
उस तरह के फ्लैजेला एलिमेंट को हम बोलेंगे पेरिट्रिकल्स। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में पूरी जानकारी